नमस्कार। अमेरिका और ईरान का युद्ध कहां तक पहुंचा है, क्या हालात बन रहे हैं, ये तो हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दहशत फैली हुई है कि हमारा कल क्या होगा। हर देश घबराया हुआ है, सिर्फ युद्ध से नहीं, युद्ध के बाद के जो परिणाम होंगे उससे घबराया हुआ है। हमारे साथ आज भी हैं डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवान। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आदर्श जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू शो। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो युद्ध की पोजीशन क्या है, कहाँ पहुंचा हुआ है। ये वही बात है बार बार जो पूछी जाती, कब तक चलता रहेगा। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इस वक्त आपने देखा होगा कि बहुत सारी बयानबाजी चल रही है, फिर हर चैनल आपको दिखा रही है, डिस्ट्रक्शन दिखा रही है, अमेरिकन फोर्सेस के हमले दिखा रही है और ईरानियंस के पलटवार दिखा रही है और कुछ बयान आ रहे हैं, तो टोटल कंफ्यूजन है। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में फॉग ऑफ वॉर। तो फॉग को अगर समझना है तो अगर आपके दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पहले आप समझिए कि जो वॉरफेयर है इसको हम कैसे एनालाइज करें। समझने का तरीका यही है कि इसको हम समझें कि एक होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसमें पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि ऑपोजिशन को स्टेटमेंट से ही दिखाया जाए। ऑफ कोर्स स्टेटमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है ग्राउंड के ऊपर क्या हुआ है, तो इसको हम नॉन काइनेटिक मीन्स बोलते हैं। और दूसरा होता है काइनेटिक मीन्स, जो आर्म फोर्सेस लड़ती हैं। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि मैं भी काफी चैनल्स पे आता हूं या सुनता हूं, तो यहाँ पे एक बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, कहीं मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करी। तो उसका समझने का तरीका ये है कि आप जो है बयानों पे मत जाइए कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं या ईरान की तरफ से क्या बयान आ रहा है या वो क्या पॉलिटिशियंस क्या बोल रहे हैं। आप देखिए कि जो मिलिट्री के प्रवक्ता हैं, जो हर रोज उनकी ब्रीफिंग होती है, जैसे सेंट्रल कमांड की ब्रीफिंग, परसों तो एडमिरल कूपर खुद आए थे, हेड ऑफ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। वो खुद आगे उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है। और उसी तरह से एक मेजर जनरल आते हैं आईआरजीसी की तरफ से, तो वहां आपको क्लियर पता चलेगा कि लड़ाई क्या होगी। अगर आप उसको समझें फिर पता चलेगा कि ये चलने वाला है, रुकने वाला है, तो वहां पे क्लैरिटी आती है। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ये भी बताना चाहता हूं कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इसलिए मैंने आप शब्द का इस्तेमाल किया फॉग ऑफ वॉर। उसी से फॉग क्रिएट होता है। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये देखना है, सवाल ये आ रहा है कि कितने दिन चलेगा, क्योंकि इस दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, इकोनॉमिक इफेक्ट। अब उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी अमेरिकन फोर्सेस ने किया है वो एक सोचे समझे एक प्लान के मुताबिक किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी वो नी जर्क रिएक्शन है, उनकी पहले यहां नुकसान हो गया, उनके ऊपर एक मिसाइल गिर गई। तो जो आपके ऊपर नुकसान हो रहा है दैट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। और परंतु सबसे पहले आप सोचो कि जब उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया है तो उस वक्त भी क्लैरिटी नहीं थी कि उन्होंने न्यूक्लियर सारे डिस्ट्रॉय किए हैं। हालांकि उन्होंने अपना मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स GBU-57 का इस्तेमाल किया, जो अंडरग्राउंड 300 फुट की गहराई में जाके एक्सप्लोर करता है। तो बताया जा रहा था कि उनके अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं तो उनको तबाह किया गया, बट क्लैरिटी फिर भी कोई नहीं थी। उसी दिन से ही ट्रंप को पता था कि उसने अभी प्रॉपर हमला करना है। जितना भी फोर्सेस का जमावड़ा वो उसी वक्त शुरू हुआ। आपने देखा कि उनको नॉर्थ की तरफ से भी घेरा गया, साउथ की तरफ से भी घेरा गया, एयरक्राफ्ट कैरियर्स ग्रुप्स मूव किए गए, और जो डिप्लॉयमेंट थी अपना 17 बेसेस के आसपास इन 11 कंट्रीज गल्फ के अंदर, उनको भी एम्फसाइज, उनको भी रीइंफोर्स किया गया। तो इसका मतलब प्लान था कि क्या करना है, और अभी वो उसी प्लान के तहत चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अमेरिका कहते हैं, मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि ट्रंप का पहला बयान था कि ये लड़ाई 4 हफ्ते चलेगी। तो इसका मतलब 4 हफ्ते का प्लान तो था। और उस वक्त हमसे पूछा गया तो मैंने बोला था कि इसको 6 मान लीजिए, कुछ तो सेटबैक्स होते हैं, ये नहीं कि आपने हर चीज जो की है। तो जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो है। अब ईरानियंस ने पहले पहले क्या किया, जब उनका खुमैनी के ऊपर हमला हुआ और उनको असैसिनेशन कर दिया गया, तो पूरा का पूरा ईरान जो था वो एकदम से इमोशनल एक रिएक्शन में आया। नीजक नहीं बोलूंगा, इमोशनल बोले। नेचुरली अगर आपके सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है जो एक बहुत बड़ी सेटबैक है, साइकोलॉजिकली भी और मिलिटरीली भी और पॉलिटिकली भी, तो उन्होंने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। और वो जो हमले हुए वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई उसका लॉजिकल मिलिट्री कैंपेन नजर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तो गल्फ कंट्रीज जो उनके साथ हो सकते थे
हालांकि वहाँ सुन्नी शिया की प्रॉब्लम है, बिल्कुल। बट फिर भी अगर कोई उनके साथ खड़ा होता तो वो गल्फ कंट्रीज खड़े पर होते। उनको यही था कि वहां पे उन अमेरिकन डिफेंस अड्डे बने जी, हुए, तो वो लॉजिक था लॉजिक था कि ना। हम आपको नहीं अटैक कर रहे हैं, हम अमेरिकन को कर रहे हैं। बट वो देखो कितनी तबाही मचाई है, आपने देखा यूएई में। ओमान जो मीडिएशन कर रहा था उसके ही जहाज के ऊपर आपने ठोक दिया, कुवैत के ऊपर ठोक दिया, बहरीन, कतर जो सामने कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया को आपने उनकी रैमको की रिफाइनरी पर अटैक कर दिया, सिविल एरियाज में कर दिया। तो अब वो कहाँ रहा? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स था। पर एक तरफ से ट्रंप यही बार बार कहता है कि हमने उनकी एयरफोर्स सारी डिस्ट्रॉय कर दी, वो बिल्कुल सही है, नेवल कर दी, वो बिल्कुल आर्मी खत्म है, उनके टॉप लीडर्स जो है सब मारे गए हैं, जितने भी उनके आर्मी के मारे गए हैं। उसके बावजूद भी ईरान जो है मैं वही वही पर नहीं आ रहा है। आई वाज कमिंग टू दैट ओनली। बिल्कुल सही सवाल है आपका, और मैं वहीं आ रहा था कि वो इरानियंस की जो एयर डिफेंस है वो सारी नॉक्ड ऑफ है। एयर सुपीरियोरिटी अमेरिकन के पास है और फ्री टू विल मूव है। अब यहाँ कुछ लोग बोलते हैं अगर फ्री है तो फिर मिसाइल कैसे फायर हो रही है? मिसाइल फायर करना एयर स्पेस कंट्रोल करने से अलग दो चीजें हैं। ईरानियन की एयरफोर्स कहीं नजर नहीं आ रही। ईरानियन की नेवी 2/3 जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। 11 शिप्स या बोट्स उनकी समुद्र के तल के ऊपर है। आर्मी का, आईआरजीसी का टॉप कमांडर्स जो थे, वो जो 49 लोग मरे एक हमले के अंदर खोमैनी के साथ, तो टॉप कमांडर खत्म है, उन्होंने उसको डिसेंट्रलाइज किया। तो मेरे कहने का मतलब पहला इमोशनल रिस्पॉन्स उन्होंने किया और अपने लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर ली। परंतु अब जो ना पहले दिन उन्होंने ऑलमोस्ट कहते हैं 2000 मिसाइल फायर की थी। अब उनके पास हैं कितनी? उस वक्त था शायद अमेरिका आएगा, रशिया आएगा, चाइना आएगा, नॉर्थ कोरिया आएगा। आज वो नहीं आएंगे, उसका रीजंस है, अगली बारी आपको बताऊंगा। परंतु आज उनके पास जो कुछ भी है उसको रैशनिंग करनी है। अब उनकी जो अटैक्स हैं, लाइक अगले तीसरे या चौथे दिन की मुझे याद है 40 मिसाइल ओनली फायर की थी। मीन उन्होंने रैशनिंग शुरू कर दी है, एक रैशनल मिलिट्री प्लान बनाया है। क्या चाहते हैं वो? कि हम किसी तरीके से अमेरिका को वियर आउट करें, यानी कि एक स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस दिखाएं। ये एक नई टर्म शायद मैंने ही कॉइन की है, स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस, जो ईरान दिखा रहा है और उसमें सफल होता जा रहा है और सफल होता जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अमेरिकन के लिए जो काम है उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ये कह देना कि ये यहाँ पे वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन था, नहीं। या उसको कंपेयर करना है वियतनाम से, अफगानिस्तान से, ये गलत है। ये सिचुएशन इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। इरानियंस आर ए हेरिटेज सोसाइटी, बहुत इंटेलेक्चुअल है, उनका टेक्नोलॉजिकल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है। ये थोड़ी सी गलती ये होगी 79 में जो उन्होंने किया, बिल्कुल सही किया था। अमेरिकन ने उनके साथ धोखा किया था 1953 में मोसाडेक को डिस्टेबलाइज करके, और अब उन्होंने बदला लिया 79 में। बिल्कुल सही, नैतिकता, एवरीथिंग राइट। पर गलती यहां होगी, वो जो रेजीम आया वो राइटिस्ट रेडिकलाइज रेजीम बना, ना कि एक डेमोक्रेटिक रेजीम बना, जिसका खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि वो कितना इसको स्टैंड करेंगे। वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस दिखा रहे हैं, अपना स्टॉक पाइल्स को भी रैशनिंग कर रहे हैं, और ऊपर से अभी जो नई चीज शुरू हो गई है या पहले चल रही थी, अमेरिका ने ईरान को 100% मैप किया हुआ है सैटेलाइट से। कहीं से उनका एक भी लॉन्चर निकलता है, इट गेट्स नॉक्ड ऑफ, या वो वापस नहीं जा पाता। एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे कोऑर्डिनेट जो है वो मैप करते जा रहे हैं, उनको उड़ाते जा रहे हैं, तो वो जो जखीरा अंदर है वो शायद अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे अभी नई जो डायमेंशन आई है, अभी उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है रिफाइनरीज को, अटैक करना शुरू कर दिया है पावर जनरेशन प्लांट्स को, अटैक करना शुरू कर दिया है डीसैलिनेशन प्लांट्स को, यानी कि जो पानी लोग पीते हैं वो आता है समुद्र से। अब वो बंद हो जाएगा तो ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? तो ये दोनों तरफ है, ये भी अटैक कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज के ऊपर। अमेरिका को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं तो नई लीडरशिप से क्या फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, नई लीडरशिप, मेरा मानना ये है कि नई लीडरशिप, ईरान के पास एक चांस था। हालांकि मैं मानता हूं कि डिप्लोमेसी का कोई चांस नहीं है, बातचीत दोनों तरफ से बड़े हार्डन है। अरागची की स्टेटमेंट आती है, आपके अली लारीजानी है, वो बोलते हैं हम टेबल पे नहीं आएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और वो ट्रंप बोलता है अनकंडीशनल सरेंडर। तो जो ओमान में उन्होंने मीडिएशन करी थी, उसका ओपनिंग सेंटेंस ईरानियन की तरफ से क्या था? हमारे पास 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, हम कभी भी एटम बम बना सकते हैं। मींस उस वक्त भी मंशा किसी राइव सोल्यूशन पे नहीं आने की नहीं थी, मंशा उस वक्त भी बड़ी क्लियर थी। तो इस तरीके के जो हार्डन स्टैंड्स हैं, उसकी वजह से डिप्लोमेटिक सोल्यूशन या कोई निकलना मुश्किल है। परंतु मैं ये मानता हूं, मेरी ये अपनी पर्सनल विचार है कि ये गलती ईरानियंस कर रहे हैं। ईरानियंस अफगानिस्तान नहीं है कि इंटेलेक्चुअलिज्म कुछ नहीं है, कोई हेरिटेज सोसाइटी नहीं है, कल्चर नहीं है, सब कुछ है। अब उनको ये समझना चाहिए कि लंबा खींच के स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस की जो हम बात की है, तो वो क्या कर रहे हैं। यूक्रेन का एग्जाम्पल लेता हूं, हालांकि मैं एग्जाम्पल नहीं लेता,
बट यूक्रेन एग्जाम्पल ये है कि यूक्रेन लड़ा था, डेविड एंड गोलियत वाली बात थी रशिया के अगेंस्ट, परंतु यूक्रेन के पीछे यूएस था, नेटो था, ईयू था, और वो लड़ता चला गया, 4 साल युद्ध खींच गया। अगर ईरान भी वही करेगा तो इनका भी वही हाल होगा। यूक्रेन आज 90% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन की आज 50% पॉपुलेशन या तो रिलोकेट होकर रिफ्यूजीज बन गए हुए हैं या किल्ड हैं। तो आप क्या ईरान में वही चाहते हैं? तो इस वक्त मेरा ख्याल था कि एक ऐसा अवसर है जब वो टेबल पे आए, और टेबल पे आके क्या करें? टेबल पे आके बोले कि जो आपने जो बोला है यूरेनियम एनरिचमेंट का सारी बोली है, हम एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, पर हमें 20% एनरिचमेंट और सिविलियन यूज का परमिट कहिए, आप भेजिए इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को मॉनिटर करने के लिए, वो मनवाए। दूसरा, दुनिया भर की सैंक्शन है ईरान के अगेंस्ट पिछले 30-40 साल से, वो सारी सैंक्शन हटाएं। तीसरा, बोले हम जो अपने प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, हमास, हूती, इनको हम सपोर्ट करना बंद कर देंगे, इसके बदले में आप हमें सिक्योरिटी गारंटीज दीजिए। फिर एक मिडिल ईस्ट के अंदर एक अब्राहम अकॉर्ड शुरू किया हुआ है अमेरिका ने, फॉर पीस एवरीबडी, जो सऊदी अरेबिया ज्वाइन करने वाला है, बाकी कतर, बहरीन, पता नहीं क्या क्या कंट्रीज ज्वाइन कर चुके हैं, हम भी करेंगे, एंड वी विल रिमेन इन अ पीसफुल प्रॉस्परस वे, और विल इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड, ट्रेड में भी इंटीग्रेट करेंगे, बाकी चीजों में कोऑपरेशन करेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया कर रहा है, यूएई कर रहा है, तो दुबई वाले कर रहे हैं। वो अपने आप अपने यूएई को एक इकोनॉमिक हब बना रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं, रिसर्च ओरिएंटेड डेस्टिनेशन बना रहे हैं। तो ये सब चीजें हम ईरान भी करे तो मेरे को लगता है ईरान की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत आगे है। ये एक बहुत अच्छा बात आपने कहा, सऊदी अरब की जहाँ दुबई की बात की, एक अच्छा एक टॉपिक है, इसमें हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि सिर्फ टूरिस्ट हब भी बनाना है, जब को अपना डिफेंस भी बनाना पड़ेगा, ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस वक्त जो है इकोनॉमिकली जो शैटरिंग चल रही है, जिस तरह से सब जगह से परेशान है, गैस पेट्रोल की मारोमार, पाकिस्तान का हालत ये है कि उन्होंने सबकी सैलरी बंद कर दी है, पेट्रोल पंप उन्होंने गाड़ियां बंद कर दिया, गवर्नमेंट जितनी भी व्हीकल्स है सब उन्होंने खड़ी कर दी पार्किंग में, कोई पेट्रोल में इतनी कटौती करे। और यहाँ भी हिंदुस्तान में भी, हालांकि बार बार कह रहे हैं हम, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि कमी नहीं है, लेकिन लोगों में दहशत फैली हुई है। बिल्कुल सही बात। ये जो दहशत है, क्या सही है या वैसे ही हालात, दहशत के हालात बने हुए हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करके बताता हूं कि जो भी एनर्जी क्राइसिस शुरू हुई है इस वॉर से या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से, वो रियल, और उसका असर ये नहीं कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में पड़ेगा या इंडिया को पड़ेगा या पाकिस्तान, वर्ल्ड ओवर, इवन अमेरिका को उसका फर्क पड़ेगा, खामियाजा भुगतान पड़ेगा। इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ट्रंप ने खिसियाने के बारे में बोला है कि ऑल राइट, मैं सैंक्शंस को ईज करता हूं, भारत को अलाउ करता हूं, वी डोंट एग्री विद दैट, यू कांट यूज इस किस्म की स्टेटमेंट आप हमारे लिए नहीं यूज कर सकते। ये आप अपनी मजबूरी के लिए कर रहे हैं, हमारे फायदे के लिए नहीं कर रहे कि रशिया से ऑयल खरीदो या और सैंक्शन जो है उनको रिलैक्स करता हूं। तो वो उनको पता है कि एक मेजर इशू है, और आज सुबह भी अगर बार तीसरी बार उन्होंने बोला कि ये लिमिटेड टाइम का है, जैसे ही लड़ाई खत्म होगी इट विल कम बैक, आएगा कि नहीं आएगा दैट इज सेकंड थिंग, बट इट इज अ मेजर दिस थिंग। अब भाई इंडिया की बात, इंडिया में देखिए ऑयल एलएनजी एंड सीएनजी के जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी चढ़ गई हैं, क्योंकि 50% हमारा जो सप्लायर था वो कतर था, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त लिटरली बंद है, तो वो प्राइसेस बढ़ा दिए क्योंकि वो कंज्यूमर को देना। बट जहां तक पेट्रोल की बात है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व था 90 डेज के, अभी मान लो 80 डेज रह गए होंगे, तो तब तक शायद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मगर अगर ये लंबा खिंचा तो इसका फर्क भी पड़ेगा। अब यहाँ बहुत सारा क्रिटिसिज्म आता है, लोग बोलते हैं कि 2021 में 20 में भी प्राइसेस वर पता नहीं $100, या ड्यूरिंग कांग्रेस गवर्नमेंट इतनी थी, तो उस वक्त उन्होंने पास ऑन नहीं किया, आज बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही? मैं ये बताता हूँ, मनमोहन सिंह अगर अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी किया हुआ है, जो ऑयल बॉन्ड्स बनाए थे, वो ऑयल बॉन्ड्स का जो डेट कंट्री के ऊपर आया वो मोदी गवर्नमेंट पे कर रही है इसकी वजह से, और उन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट किया इसको कि लेट द मार्केट डिसाइड कि क्या है, क्योंकि हमें थर्ड इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो उसके लिए थोड़ा नुकसान भोगना पड़ेगा, पर उसके फायदे भी देखो ना कितने हैं। तो इसलिए ऑयल की जहां तक एनर्जी की बात है, उसमें हमारी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट तो नीचे जा ही रही है, हमारी जो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट है वो भी कम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है
मोदी जी के साथ जो बंदे हैं, जयशंकर साहब हैं, पुरी साहब हैं या दूसरे हैं, तो दे आर डूइंग अ टाइट रोप वॉकिंग कि अमेरिका को क्यों नहीं बोला, ईरान को क्यों नहीं बोला कि हम आपके साथ हैं। देखिए जब शियाज बाहर आए, मैंने भी बोला था वो हमारे भाई है, उनका रिलीजियस लीडर गया है, यस हम आपके साथ हैं, बट जो उनका कंट्री हेड गया है वो रेडिकलाइज था, वो सही नहीं था, उसके साथ हम नहीं। तो उस तरीके से मैं कल मोदी गवर्नमेंट ने नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है, विजिटर बुक साइन करनी है या एक मैसेज देना, वो कर दिया हुआ है। अब ये नहीं कि वो नीचे आगे करें। अब यहाँ मुश्तबा के आने से मेरे को यहाँ कोई ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। उसका फादर मरा है, वो आईआरजीसी के साथ रहा है। आईआरजीसी आज भी अगर वो ग्रुप्स में बट के काम कर रही है, इट स्टिल अ पोटेंट फोर्स, गुरिल्ला फोर्स, जो जो यानी कि एक धुआं दे सकती है। तो इस वक्त वो उसका रिएक्शन भी होगा कि हमने अमेरिका से बदला लेना है। और ये बदला लेने वाली बात जो 79 में पहले वाले खुमैनी साहब ने बोली थी कि जो ग्रेटर सैटर्न है अमेरिका उसको हम भगाएंगे, शॉर्टर सैटर्न, छोटा सैटर्न है इजराइल, इसको हम बिठा देंगे, ये बात छोड़िए, लिव एंड लेट लिव की बात करिए। वो प्रेजेंट डिस्पोजिशन से वो नहीं आने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को सब जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।